आज हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पॉइंट सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पॉइंट में हमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। एक बताना है नियत किराया और दूसरा बताना है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो क्योंकि हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, इसलिए हम नियत किराए को x मानेंगे और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के किराए को y मान के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, मैं इसको बताता हूँ कि इसमें क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हमें नियत किराया समझना है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि माना ये जो नियत किराया है उसको हम x मानेंगे, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि जो नियत किराया है वो प्रथम 3 दिन का होता है। नियत किराया कितने दिन का होता है? प्रथम 3 दिन का नियत किराया होता है। तो ये 3 दिन का है, आपको इसका भी ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर आ जाएगा x रुपए। प्रथम 3 दिन का किराया x रुपए लगेगा। बाकी के जो दिन बचे हैं उनका हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ये आ जाएगा y रुपए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में जो भी हमें इंफॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम समीकरण को बनाएंगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, इसको आप पहले समझ लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। मुझे समझाना ये है कि यहाँ पर जो प्रथम 3 दिन का किराया है वो नियत है और बाकी दिन का अतिरिक्त किराए का अलग किराया है, मतलब रेट अलग अलग है। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ दिन हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये हमारे दिन हैं। ठीक है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6 7 8 9, ये सब हमारे दिन हैं। ठीक है, इसको आप समझिए ध्यान से। तो प्रथम 3 दिन का मतलब है कि शुरू के जो 3 दिन हैं उसका किराया फिक्स है।
फिक्स का मतलब 3 दिन का किराया जो भी बनता है उसको लिया जाएगा। अब मान लेते हैं कि प्रथम 3 दिन का जो किराया है वो है 20 रुपये। कितना है? 20 रुपये। मतलब ये फिक्स है, नियत है, ये आपको देना ही पड़ेगा। शुरू के 3 दिन के 20 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अब बाकी के जो कितने दिन बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 दिन बचे हुए हैं। इन 6 दिनों का जो किराया है वो प्रत्येक दिन का अलग अलग है। ठीक है, तो मान लीजिए बाकी के जो दिन बचे हैं वो है प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन का जो किराया है वो आप मान लीजिए 10 रुपये पर डे, यानी कि प्रतिदिन कितना है? 10 रुपये है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू के 3 दिन को, शुरू का जो 3 दिन है उसके लिए आपको 20 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन बाकी के जो प्रतिदिन बचे हैं उसके लिए आपको 10 रुपये के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप मान लेते हैं 9 दिन तक किसी किताब को रखते हैं तो आपको 20 रुपये ये देने पड़ेंगे जो कि 3 दिन का है, जो कि फिक्स है। बाकी 10 रुपये के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 दिन का और जोड़ेंगे तो 10 6 60, यानी कि कितना हो जाएगा? दोनों को मिला देंगे 60 और 20 80। यानी कि अगर प्रथम 3 दिन का किराया 20 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 10 रुपये है तो आप अगर 9 दिन तक उस किताब को रखेंगे तो आपको 80 रुपये देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लॉजिक है जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, तो आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा, तब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपके समझ में आएगा। तो 3 दिन का किराया फिक्स है जो कि आपको पे करना ही है। बाकी प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया अलग है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो अब मेरा यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व करूंगा, आप इसको समझेंगे कि कैसे किया जा रहा है। तो यहाँ पर सरिता है, उस सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया है, सरिता ने। ठीक है, तो सरिता की स्थिति में जब आप देखेंगे इसको, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार आप लिखेंगे सरिता के लिए। किसके लिए लिखेंगे आप? सरिता के लिए। सरिता ने 7 दिन तक किताब को अपने पास रखा है। कितने दिन तक? 7 दिन तक। तो जो शुरू के 3 दिन हैं, शुरू के 3 दिन, उसका किराया तो फिक्स है, यानी कि नियत किराया है। उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे प्रथम 3 दिन के लिए? x रुपए। ठीक है, प्लस अब कितने दिन बचे हुए हैं? 7 में से 3 घटाइए, 4 दिन बचे। 4 दिन का किराया उसको अलग देना पड़ेगा, यानी कि वो प्रत्येक अतिरिक्त दिन के किराए में शामिल होगा, जो कि y माना गया है। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन के किराए को y माना गया है, तो ये प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y के हिसाब से उसका 4 दिन बच रहा है, ये हो जाएगा हमारा 4y, और दोनों को मिलाकर उसको 27 रुपये देना है। तो ये हमारा बनेगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पहला समीकरण आपका ऐसे ही बनेगा। इसके बाद और अब हम सोसी का देखते हैं। लिखा है सोसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए हैं। तो अब आप सोसी के लिए देखिए, सोसी के लिए तो उसने जो है 5 दिन तक किताब को रखा है। तो शुरू के 3 दिन का तो फिक्स रहेगा, 3 दिन का तो फिक्स रहेगा, 3 दिन का फिक्स रहेगा। तो फिक्स किराया 3 दिनों का कितना है? x है, तो यानी कि x आएगा। प्लस अब कितने दिन बचे हैं? 5 में से 3 घटाइए, 2 दिन और बचा हुआ है। तो 2 दिन का जो किराया है वो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराए में शामिल किया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2y, और उसने जो है दिया था 21 रुपये।
तो यह आपका है समीकरण 2। ठीक है, ये 27 रुपये दिए थे उसने। तो इस प्रकार से हमारा जो इक्वेशन है वो बन गया है। अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे विलोपन विधि से तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों ही समीकरणों को, तो यहाँ पर जो x के गुणांक हैं वो बराबर हैं और y के अलग अलग हैं। तो x के बराबर है तो इसी से हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो मैं समीकरण 2 के नीचे एक को लिख देता हूँ। तो ये है x प्लस में 4y बराबर है 27 और ये समीकरण 1 है आपका। तो आप देखेंगे कि x के गुणांक यहाँ पर बराबर है। मैं इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर रहा हूँ और x और y का मान निकाल के हम इसका प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है और जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है वो निकल जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो हमें देखना है कि x कटेगा, यानी कि x को विलुप्त करना है। तो इसके गुणांक बराबर हैं क्योंकि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है। अब ये कटेगा तब जब ये प्लस माइनस में होगा। तो प्लस माइनस में करने के लिए हमें घटाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे घटाने पर। तो जब आप घटाएंगे तो निशान बदल जाएगा। तो प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा। 2y प्लस में है, 4y माइनस में है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का ज़्यादा है तो आप माइनस का निशान लगाएंगे। 4y में से 2y घटाएंगे तो ये बचेगा 2y। अब यहाँ पर माइनस का ज़्यादा है और ये प्लस का कम है। तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का निशान लगाइए। 27 में से 21 को घटाएंगे क्योंकि ये प्लस माइनस में है, ये माइनस में और ये प्लस में है तो घटेगा। 27 में से अगर हम इस 21 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा 6। और फिर आप माइनस से माइनस भी काट सकते हैं और जब आप y का मान निकालेंगे तो 2 इसके बटे में चला जाएगा जो कि यहाँ पर गुणा में है। तो 2 3 6, यानी कि y आपका मिलेगा 3। तो y का मान 3 मिला है। अब इस y का मान आप किसी भी समीकरण में रखें और फिर x का मान निकाल लीजिए। तो चलिए y बराबर 3 किसी भी समीकरण में रख देते हैं। मैं रख देता हूँ समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे समीकरण 1 में रख के, तो समीकरण 1 ये है, यानी कि x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 4 गुणा y का मान हो जाएगा 3, यानी कि 27। ये हो जाएगा x प्लस 4 3 हो गया 12 बराबर 27। x का जब मान निकालेंगे तो 12 इधर माइनस में आ जाएगा और इस प्रकार से x का मान आएगा 27 में से 12 घटा देते हैं। 7 में से 2 घटाएंगे 5, 2 में से घटाएंगे 1। इस प्रकार से आपके पास x और y दोनों का मान आ गया है। अब आप कह सकते हैं कि जो x का मान है वो नियत किराया है, अतः आप लिख सकते हैं कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया, इसको x माना गया था, x का मान 15 है तो 15 रुपये आएगा, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, इसका y माना गया और y का मान 3 आया, यानी कि 3 रुपये। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और इसी प्रकार से ये सॉल्व होना है, जो कि आपको समझना था इस प्रकार से इसको। अब हम इस प्रकार से हमारा जो एक्सरसाइज है 3.4 ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.5 पर, और एक्सरसाइज 3.5 पर जाने से पहले हमें जिस मेथड का प्रयोग करना है एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हमें उस मेथड को समझना पड़ेगा। तो चलिए अब हम उस मेथड के ऊपर बात करते हैं। मेथड कौन सा है, वो
वज्र गुणन विधि। अब हम वज्र गुणन विधि के ऊपर बात करेंगे। वज्र गुणन विधि को समझेंगे कि वज्र गुणन विधि का किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको वज्र गुणन विधि समझाने जा रहा हूं और ये विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके आप दो चर वाले रैखिक समीकरण, वो वहां पर जो भी दिया होगा उसको आपको हल करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, वज्र गुणन विधि। अब हमारा टॉपिक है वज्र गुणन विधि। इसको अब हम समझेंगे। अगर हम विधियों की बात करें तो अब तक हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जो हल कर रहे थे वो हमने कौन कौन सी विधि सीखी है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां होती हैं। पहला होता है ग्राफीय विधि, दूसरा होता है ज्यामितीय विधि। ग्राफीय विधि में आप ग्राफ बना के x और y का मान ज्ञात करते हैं, जो कि हम पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 में। उसके बाद फिर दूसरी जो विधि है वो है बीजगणितीय विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो बीजगणितीय विधियां हैं उसमें तीन विधि होती है। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। तो प्रथम प्रतिस्थापन विधि मैं आपको सिखा चुका हूँ, हमने एक्सरसाइज को भी पूरा सॉल्व किया है। और फिर विलोपन विधि के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन किया ये विलोपन विधि का ही था। और एक्सरसाइज जो 3.4 है उसमें आपको केवल विलोपन विधि को ही सीखना है और जितने भी क्वेश्चन है वो विलोपन विधि से ही हल करना है। मैंने आपको कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करके दिया है, आप इनको समझें और अभ्यास करें क्वेश्चन को, तो एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और इसके बाद अब हम आज एक नई तीसरी विधि के ऊपर बात करेंगे जो कि बीजगणितीय विधियों में से एक है और वो है वज्र गुणन विधि। इस वज्र गुणन विधि को आज हम समझेंगे कि वज्र गुणन विधि किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम वज्र गुणन विधि के ऊपर बात करते हैं। वज्र गुणन विधि जो है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, और अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप की बात करें, यानी कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप जो होता है वो मैं पहले आपको बना के दिखाता हूँ। वो इस प्रकार से होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर इस प्रकार से ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है, ये आप इसको देख सकते हैं, तो जो वज्र गुणन विधि बनेगी वो आप इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए, यानी कि कोई भी समीकरण जो इस रूप में है उसको आप वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं। तो वज्र गुणन विधि का जो प्रयोग आप करेंगे वो कैसे करेंगे, चलिए अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। वज्र गुणन विधि का जो प्रयोग है वो आप इस प्रकार से करेंगे। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो चर हैं, एक x है और दूसरा y है। इसी x और y का मान आपको ज्ञात करना होता है। तो आप इसको कैसे वज्र गुणन विधि को बनाएंगे इसको समझिए।
इसके अंदर दो चर हैं एक्स और वाई। तो पहला चर है एक्स, तो ये रहा आपका एक्स। दूसरा चर है वाई, तो ये रहा आपका वाई। और फिर आप यहाँ पर एक और अपनी मर्जी से, मतलब कि आपको याद रखना है कि यहाँ पर हम 1 भी ले रहे हैं। इस वज्रगुणन विधि को बनाने के लिए, हल करने के लिए, समझने के लिए ये आपको हमेशा 1 ही लेना है। पहले x का मान हम फाइंड करेंगे, तो x के लिए हम कंडीशन बनाएंगे, y के लिए बनाएंगे और यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। और ऐसा हम इस विधि में सभी सवालों में करेंगे उसको हल करने के लिए। तो पहले तो ये लिखना है, मैं यहाँ पर वज्रगुणन विधि को ही बना रहा हूँ, आप इसको केवल समझते जाइए। तो x y और यहाँ पर 1 ऐसा आप लिख लेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इनके साथ में जो गुणांक हैं, जैसे कि a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो इसको भी आप यहाँ पर एक ऑर्डर में रखेंगे और उस ऑर्डर को आप देख लीजिए ध्यान से। वो ऑर्डर इस प्रकार से रहेगा, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। मतलब ये आपको रखना ही पड़ेगा, ऐसा आपको रखना ही पड़ेगा इस विधि को बनाने के लिए। तो आप ध्यान से देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और यह आपको कहाँ से मिल जाएगा, इक्वेशन, जो भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है ये आपको वहीं से ही मिल जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए, पहला x, फिर y, फिर 1, b1 b2 ये आपको याद रखना पड़ेगा, c1 c2 a1 a2 b1 b2। अगर ये आपको याद हो जाता है सिर्फ इतना, तो आप वज्रगुणन विधि को आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये चीज़ हो गई, आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें x का मान निकालना है। तो इस x के लिए आप क्या करेंगे, x के बटे में जाइए, x के बटे में जाएंगे और आप सबसे पहला जो काम करेंगे वो करेंगे इन दोनों की गुणा। इन दोनों की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा b1 गुणा में c2। तो इनके बीच में गुणा का निशान मैंने लगाया नहीं है, लेकिन गुणा का निशान माना जाता है, वो आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो b1 और c2 की आपस में गुणा हो जाएगी, पहली चीज। फिर आप घटाएंगे यानी कि माइनस करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो इसमें भी आपने b2 और c1 की मल्टीप्लाई करा है, तो आप लिखेंगे b2 c1, ठीक है। तो ये x के मान को ज्ञात करने के लिए सुटेबल है। अब आप बराबर का निशान लगाइए और फिर आप y के लिए लिखिए। जब आप y के लिए लिखेंगे, y के लिए जब आप लिखेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाएगी, ध्यान से समझिए इसको। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि c1 मल्टीप्लाई a2। मल्टीप्लाई का निशान दिखा नहीं रहे हैं लेकिन वो होता है। फिर माइनस का निशान, फिर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि c2 की मल्टीप्लाई a1 से, c2 की मल्टीप्लाई a1 से किया जाएगा, ठीक है। ये y के लिए हो गया। फिर आप बराबर का निशान लगाएंगे, x के लिए हो गया, y के लिए हो गया। अब आप 1 के लिए और कर दीजिए, तो अब आप लिखेंगे 1। अब इसके बटे में भी लिखिए, इसके बटे में क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो a1 की मल्टीप्लाई b2 में करेंगे आप, तो ये मिलेगा आपको a1 मल्टीप्लाई b2 और फिर माइनस का निशान लगाएंगे
और फिर इन दोनों की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि A2 की मल्टीप्लाई B1 में करिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि A2 की मल्टीप्लाई B1 में होगा। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने है यही है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में ये विधि लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये x, y और 1 लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी समीकरण है उसको आप इस रूप में लिखेंगे जो कि बराबर 0 के रूप में होना चाहिए। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं A1, B1, C1, A2, B2, C2 इसकी वैल्यूज इसके अंदर रख देंगे जैसे कि दिख रहा है। उसके बाद x और y और 1 के लिए आप मल्टीप्लाई और माइनस करेंगे, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, फिर y के लिए आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, फिर आप 1 के लिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप माइनस करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। ऐसा करके आप वज्र गुणन विधि से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। और ये विधि बहुत ही इजी है, बहुत आसान है हल करना भी और समझना भी। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल से जब आप वज्र गुणन विधि को करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हल करते हैं, और आप इसको अच्छे से समझिएगा। मैं आपको ये वज्र गुणन विधि एक एग्जाम्पल से समझाने जा रहा हूँ। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1। मान लीजिए हमारे पास एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है जो कि इस प्रकार से है 2x प्लस का 3y बराबर है 46 के। ठीक है, तो ये तो आपके सामने है। हमें इसको किस रूप में दिखाना है? हमें इसको दिखाना है बराबर 0 के रूप में, क्योंकि वज्र गुणन विधि आप प्रयोग तब करेंगे जब ये दोनों ही समीकरण 0 के बराबर होंगे। तो इसको 0 के बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे? 2x प्लस का 3y इसको उठा के इधर लाएंगे तो -46 बराबर में 0। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। और अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पर। तो सेकंड इक्वेशन पर जब आएंगे तो सेकंड इक्वेशन ये है आपका 3x प्लस का 5y बराबर है 74। ठीक है, तो इसको भी 0 के बराबर रखना है तो 74 को इधर लेके आते हैं, यानी कि 3x प्लस का 5y और माइनस का 74 बराबर हो जाएगा 0 के, और ये रहेगा आपका समीकरण 2। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। कोई भी समीकरण होगा पहले वो 0 के बराबर में लिखा जाएगा, और अगर ऑलरेडी पहले से ही 0 के बराबर है फिर आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसको देखा। अब हम अगर व्यापक रूप से कंपेयर करें, अगर मैं इसको कंपेयर करूं व्यापक रूप से, यानी कि A1, B1, C1, A2, B2, C2, तो सभी के मान हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब आप वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे, वज्र गुणन विधि में यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि पहले तो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो A1, B1 और C1 है उनके मान लिख लेते हैं सबसे पहले। तो फिर A2, B2 और C2 इसके भी मान लिख देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे पहले समीकरण को जब आप व्यापक रूप से तुलना करेंगे, मैं आपको व्यापक रूप से तुलना करने के लिए लिख के दिखा देता हूँ। A1x, B1y और C1 बराबर 0, ये केवल समझने के लिए है। तो पहले समीकरण की तुलना जब आप इससे करेंगे तो x के साथ में A1 है तो x के साथ में यहाँ पर 2 है, तो आपका A1 2 रहेगा।
B1 y के साथ में है तो पहले समीकरण में y के साथ में 3 है। C1 अकेला है तो समीकरण एक में अकेला क्या है, माइनस का 46। तो इस प्रकार से आपने A1 B1 C1 का मान लिखा। अब आप समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, व्यापक रूप समीकरण जो 2 है, यानी कि A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इसको भी ध्यान से समझिएगा। तो A2 यानी कि x के साथ में यहाँ पर क्या है 3, y के साथ में B2 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। C2 अकेला है, यहाँ पर अकेला माइनस का 74 है। तो इस प्रकार से जब आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान लिख लेंगे तो अब आप वज्र गुणन विधि लगाइए। वज्र गुणन विधि आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, वज्र गुणन विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि द्वारा। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये चीज तो आपके सामने है, ये तो मैं दोबारा लिखूंगा नहीं क्योंकि सब कुछ आपके सामने है, ये आप इसको अच्छे से देख भी रहे होंगे। तो पहला लिखा जाता है x के लिए, दूसरा फिर y के लिए, फिर तीसरा 1 के लिए, ऐसा लिखा जाता है, ये आपको पता है। तो जब आप इसको देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 इन सब का मान रखिए। तो पहले B1 का मान कितना है, B1 का मान यहाँ पर 3 है, तो आप यहाँ पर 3 लिखिए। फिर उसके नीचे B2 कितना है, B2 5 है, तो आप 5 लिखिए। फिर यहाँ पर C1 बटे में मतलब C1 C2 यानी कि C1 का मान है माइनस का 46, तो माइनस का 46। और फिर यहाँ C2 है तो C2 यहाँ पर है माइनस का 74, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर अब हमें A1 और A2 को लिखना है। तो A1 2 है और A2 3 है, यानी कि A1 है यहाँ पर 2 और A2 कितना है 3, तो यहाँ इस प्रकार से ये आ जाएगा। फिर है B1 B2, तो B1 कितना है 3 और B2 है 5, यानी कि यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मान रखे जाएंगे जो कि आपके सामने हैं। सिर्फ B1 B2 C1 C2 और A1 A2 B1 B2 का मान इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, पहले आप x के लिए इसको सॉल्व करेंगे और x के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है, x के लिए कैसे हल करना है। पहले इन दोनों की गुणा हो जाएगी और फिर पहले तो इन दोनों की गुणा कर ही लेते हैं, ठीक रहेगा ना, गुणा करने से आसानी होगी। तो हमें जो गुणा करना है वो इन दोनों की करना है, यानी कि 3 गुणा करना है माइनस का 74, इनकी गुणा होनी है। फिर माइनस होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 5 गुणा माइनस का 46, ये आ गया x के लिए। अब आप बराबर का निशान लगाएंगे और y के लिए लिखेंगे। y के लिए कितना लिखेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 46 और फिर गुणा किससे 3 से करना है, फिर माइनस का निशान। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का 74, इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका माइनस कर दिया मल्टीप्लाई। अब हमें 1 के लिए लिखना है, तो 1 के लिए यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर स्पेस कम है, तो मैं 1 के लिए यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। 1 के लिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो 1 के लिए तो इन दोनों की गुणा होगी पहले, यानी कि 2 गुणा 5, फिर माइनस का निशान, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 3 गुणा 3। तो जब आप ऐसा करेंगे तो चलिए करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x बटे में ये प्लस में ये माइनस में है, तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो आपको माइनस में मिलेगा कितना, आप जब 74 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 चौक हो जाएगा, 12 2 हासिल 1, 3 सत्ते 21, 21 और 2, 3 चौक 12 2 हासिल 1 मिलेगा, 3 सत्ते 21 और 1 हासिल 22 मिलेगा, यानी कि मतलब 222, जो कि प्लस माइनस यानी कि माइनस में आना चाहिए। ये आपका समझ में आ गया होगा। आगे ये चीज माइनस में है
माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर भी माइनस है तो इसको प्लस बना देगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप माइनस की गुणा मतलब कि जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये जो अंदर वाला माइनस है और ये भी माइनस है तो इसको प्लस बना देगा, यानी कि माइनस ये और माइनस ये। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्लस का ये है माइनस का ये है, तो प्लस माइनस तो माइनस बन गया, फिर ये भी माइनस में है तो कितना बन जाएगा, ये फिर से प्लस बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप माइनस माइनस इसको प्लस समझ सकते हैं और फिर इन दोनों की गुणा करेंगे तो 5 6 हो जाएगा 30 के 0 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, यानी कि ये आपको मिलेगा। फिर आप बराबर का निशान लगाएंगे, फिर y के लिए सॉल्व करिए। पहले तो इन दोनों की गुणा करते हैं तो माइनस प्लस माइनस में कितना आएगा, 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, यानी कि 138 मिलेगा। अब माइनस का ये और माइनस का ये, तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, कितना 74 का 2 में गुणा करना है तो 2 चौक हो जाएगा 8 और 2 सते 14, यानी कि 148 हो जाएगा ये। फिर आप बराबर निशान लगाएंगे और 1 के लिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 पंचे हो जाएगा 10 माइनस 3 तियां 9। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आ गए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे x बटे में, इन दोनों को आप घटाएंगे, 222 और ये प्लस का है 230 जो कि प्लस का ज़्यादा है, और जब आप इसको घटाएंगे तो आपको 8 मिलेगा, तो यानी कि x बटे 8 बराबर ये कितना है y। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस का ज़्यादा है, तो आप 148 में से 138 को घटाइए, क्योंकि ये प्लस का ज़्यादा है तो आपको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा प्लस का, बराबर 1 बटे में 10 में से 9 घटाएंगे 1। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं, ये तीनों ही आपस में बराबर हैं, ये तीनों ही आपस में बराबर हैं। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात करने के लिए आप इस x बटे 8 को इस 1 बटे 1 के बराबर करेंगे और फिर y बटे 10 को भी 1 बटे 1 के बराबर कर देंगे, आपको x और y का मान मिल जाएगा। तो क्योंकि ये तीनों ही अगर बराबर हैं तो इनको आप इस प्रकार से हल करेंगे x और y का मान निकालने के लिए। इस x बटे 8 को बराबर लिख देंगे 1 बटे 1 के, यानी कि x बटे 8 बराबर 1 बटे 1 हो गया। अब ये जो है y बटे 10 है, कितना है ये y बटे 10, तो इसको भी बराबर किसके करेंगे, 1 बटे 1 के बराबर करेंगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की गुणा 1 में करेंगे x, 8 की गुणा 1 में करेंगे 8, तो ये x का मान आ गया। फिर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की गुणा 1 में करेंगे y, 10 की गुणा 1 में करेंगे 10। तो आप देख सकते हैं आपके सामने है x का मान 8 आया है और y का मान 10 आया है, तो आप कह सकते हैं कि x का मान 8 है और y का मान 10 है। इस प्रकार से आपको ये समझना था वज्र गुणन विधि। ये वज्र गुणन विधि है और यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल से वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके इन दोनों ही समीकरणों को हल किया है जो आपके सामने हैं, और विधि किस प्रकार से प्रयोग करना है वो आपको दिखाया गया है। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहीं पर ही गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आंसर गलत आता है। अगर आप इस कैलकुलेशन को ठीक से कर लेंगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। मेन फोकस आपको यहाँ पर करना है। जब आप यहाँ कैलकुलेशन करें तो बहुत ही ध्यान से करिएगा और इस प्रकार से आप जब क्वेश्चन को करेंगे तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये वज्र गुणन विधि था जो आपको यहाँ पर समझना था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर आपको समझा दिया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कुछ और आपको इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, कभी तो उनके हल होते हैं तो कभी नहीं भी होते हैं। कौन सी स्थिति में हल होते हैं और कौन सी स्थिति में हल नहीं होते हैं, अब आपको ये समझना है। हालांकि इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं,
3.2 में इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ हम इसको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम इसको देखेंगे। चलिए इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि कोई भी जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है, कब उसका अद्वितीय हल होता है, कब उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और कब उसका कोई हल नहीं होता है। ये चीजें थोड़ा सा आप यहाँ रिपीट करने जा रहे हैं क्योंकि हम इसको 3.2 में सीख चुके हैं और मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, ठीक है। तो ये हल तीन प्रकार का होता है। पहला होता है अद्वितीय हल। पहला क्या होता है? अद्वितीय हल। दूसरा होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरा है कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। ये आपको यहाँ पर तीनों कंडीशन को समझना है। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, यानी कि आपको x का और y का केवल एक हल मिलेगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होने का मतलब होता है अनंत हल। अनंत हल का मतलब है कि x और y के बहुत सारे मान आपको मिलेंगे। x के भी बहुत सारे मान मिलेंगे और y के भी बहुत सारे मान मिलेंगे। और कोई हल नहीं होने का मतलब है कि आपको x का भी कोई मान नहीं मिलेगा और y का भी कोई मान नहीं मिलेगा। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है, जिसको आप जानते भी हैं, क्या होता है व्यापक रूप? व्यापक रूप मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये होता है। तो अद्वितीय हल की क्या कंडीशन है? यदि आप a1 बटे में a2 का मान निकालें और उसके बाद में आप b1 और b2 का मान निकालें और ये दोनों आपस में बराबर ना हो, पहले आप a1 बटे में a2 का मान निकालें और फिर b1 b2 का मान निकालें। ये a1 a2 b1 b2 आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो भी समीकरण दिया होगा उससे आप निकाल लेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता है तो आपकी जो कंडीशन बनती है वो किसकी बनती है? अद्वितीय हल की कंडीशन बनती है। तो जो भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल होता है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, यानी कि आपको x का एक मान मिलेगा और y का भी एक मान मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन किसकी है? अद्वितीय हल की है। अब हम आते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होने की। क्या कंडीशन है? कि यदि आप a1 बटे में a2 निकालते हैं, उसके बाद आप b1 बटे में b2 भी निकालते हैं और ये दोनों आ जाते हैं बराबर। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो आपको c1 बटे में c2 भी निकालना पड़ेगा।
क्या निकालना पड़ेगा, C1 बटे में C2। अगर ये तीनों ही बराबर आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो अगर ऐसा है तो दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल में लिख दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। अनंत का मतलब भी यही है, परिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल अनंत हल होते हैं, अनंत हल होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। और इसका अर्थ ये है कि आपको x के भी बहुत सारे मान मिलेंगे और y के भी बहुत सारे मान मिलेंगे। इस प्रकार से ये कहा जाता है। और तीसरी कंडीशन है कि कोई हल नहीं बनेगा। कोई हल कब नहीं बनेगा, यदि आप a1 बटे में a2 निकालें, उसके बाद में बराबर आ जाए b1 बटे में b2 के। अगर a1 बटे में a2 बराबर आ जाता है b1 बटे में b2 के, और फिर तीसरा जो c1 बटे में c2 है उसके बराबर ना आए, यानी कि ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन c1 बटे में c2 के बराबर नहीं है। अगर ऐसा है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो फिर कोई हल नहीं होता है। तो जब कोई हल नहीं है तो x और y का मान आपको मिलेगा ही नहीं, तो आपको हल करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हैं, ये आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मैं इसके बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज 3.2 में बता चुका हूं और वहां पर हमने इसको अच्छे से समझा है। आप चाहें तो वहां पर भी जाके इसको देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत ही विस्तार से डिस्कस किया है ये तीनों ही कंडीशन के बारे में। आप वहां पर भी इसको जाके समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर तो आपके समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। चलिए अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं और इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। इसमें कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। पहले तो हमें ये बताना है कि जो भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है उसके जो हल हैं वो अद्वितीय हैं या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। पहले तो ये बताना है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी कि अगर ये कंडीशन बने, कौन सी कंडीशन, अद्वितीय हल की स्थिति बनती है तो उसे वज्र गुणन विधि से हमें ज्ञात करना है। यानी कि वज्र गुणन विधि केवल एक ही स्थिति में प्रयोग किया जाएगा, अद्वितीय हल की स्थिति में। इसका मतलब कोई हल नहीं है और अपरिमित रूप से अनेक हल है, इस कंडीशन में हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो फर्स्ट पॉइंट है, ये आपके सामने है, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है x माइनस 3y फिर माइनस का 3 बराबर 0 दिया है, और फिर दिया है 3x माइनस का 9
y माइनस का 2 बराबर 0, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये हमारे दोनों ही दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस चीज को कि हमें क्या मिलता है, कि अद्वितीय हल है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे कि a1, b1 और c1 का मान क्या है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान देखेंगे आप इस प्रकार से। तो ये मिलेगा। पहले समीकरण में यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं। तो 1 -3 और -3, a1 कितना है 1, b1 कितना है y के साथ में यानी कि -3, c1 जो अकेला है यानी कि -3। अब हम समीकरण 2 पे आते हैं जो हमें a2 b2 c2 का मान दे देगा। तो x के साथ में यहाँ 3 है, यहाँ पर y के साथ में -9 है, फिर यहाँ पर -2 है। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि चूंकि हम पहले a1 बटे में a2 को देखेंगे, तो a1 बटे में a2 कितना है, a1 है 1 और a2 है 3, तो मिल गया। और अब आप b1 बटे में b2 को भी देखिए, तो b1 है -3 और b2 है -9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि ये कितना मिलेगा 1/3 मिल गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों तो बराबर आ गए, तो हमें तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। तीसरा चेक करिए, c1 बटे में c2 कितना है, c1 यानी कि -3 और c2 यानी कि -2, तो माइनस से माइनस कटेगा तो ये आपको 3/2 मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों बराबर हैं लेकिन इसके बराबर नहीं आया है, आप यहाँ पर बताएंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि क्योंकि a1 बटे में a2 तो बराबर आया है b1 बटे में b2 के, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन तीसरे के बराबर नहीं आया है, यानी कि c1 बटे में c2 के बराबर नहीं आया है। ये दोनों बराबर हैं, आप यहाँ देख भी सकते हैं, लेकिन c1 बटे में c2 के बराबर नहीं आया है। तो ये किसकी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन बन गई। तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होता है, तो आप लिख देंगे कि अतः दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो जब इसका कोई हल नहीं है तो आपको x और y का मान ज्ञात करने की भी जरूरत नहीं है, केवल अद्वितीय हल की स्थिति में ही आप इसको हल करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा सॉल्व हो गया है। और इस प्रकार से आप सभी की जांच कर सकते हैं, आप सभी में जांच करके इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर दिखाया है कि आप इसको कैसे करेंगे। अब ये जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे या देखेंगे, चेक करेंगे, तो आपको अद्वितीय हल की स्थिति मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप वज्रगुणन विधि से हल भी करेंगे। तो सेकंड पॉइंट को मैं अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, मतलब समझा दूंगा। अभी जो ये थर्ड पॉइंट है मैं इसको बता रहा हूँ, इसको भी हम इसी में कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट को मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो थर्ड पॉइंट आप और देख लीजिए, थर्ड पॉइंट और हम कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है 3x माइनस का 5y
बराबर है 20 के। तो जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो आपको मिलेगा 3x माइनस का 5y और 20 यहाँ पर माइनस में आ गया और बराबर 0 हो गया। ठीक है, फिर आप दूसरा समीकरण लिखेंगे। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है 6x माइनस का 10y बराबर 40। ठीक है, तो ये रहा 6x माइनस का 10y, 40 से माइनस में आएगा, बराबर हो जाएगा ये 0 के। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और ये आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, जब आप कंपेयर करेंगे तो a1 b1 c1 का मान मिलेगा, a2 b2 c2 का मान मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप बताएंगे कि जो a1 का मान है और b1 का मान है और c1 का मान है, इसको लिखेंगे पहले तो, फिर a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान। तो समीकरण 1 से आप इनको लिखिए तो आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखें 3 माइनस 5 और माइनस का 20, तो ये रहा 3 फिर माइनस का 5 और फिर माइनस का 20। समीकरण 2 से अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, देखते हैं 6 मिलेगा, माइनस 10 मिलेगा, माइनस 40 मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा 6, माइनस का मिल जाएगा 10 और माइनस का मिलेगा 40। ठीक है, अब आप इसको देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे a1 बटे में a2 का मान कितना है। तो a1 का मान कितना है, 3 है और a2 का मान है 6। इसको काटेंगे आप, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2 आएगा। फिर आप यहाँ पर और b1 बटे में b2 भी चेक करिए। तो b1 यानी कि -5 और b2 यानी कि माइनस का 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 1/2 आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1/2। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों बराबर आ गए हैं, क्योंकि ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आपको c1 बटे में c2 भी निकालना पड़ेगा। तो ये रहा माइनस का 20 और ये रहा माइनस का 40, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, यानी कि ये भी 1/2 आ गया। यानी कि तीनों ही बराबर आ गए हैं, आपके सामने हैं, तीनों ही बराबर हैं। तो आप लिखेंगे कि चूंकि जब हमने a1 बटे में a2 निकाला है तो वो बराबर आया है b1 बटे में b2 के, और फिर c1 बटे में c2 भी बराबर आ गया है। तो जब तीनों ही बराबर हैं तो तीनों बराबर होने की कंडीशन में क्या होता है, तो दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होता है, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अतः दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो जब यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन बन जाएगी तो आपको यहाँ पर वज्रगुणन विधि का प्रयोग नहीं करना है। केवल एक ही स्थिति जब अद्वितीय हल का बनेगा तभी आप इसको सॉल्व करेंगे। मैंने सेकंड पॉइंट को अगली वीडियो में इसलिए सॉल्व करने के लिए कहा था क्योंकि पेज यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, पेज नहीं था, इसलिए ये अगर मैं सेकंड पॉइंट करवाता तो ये पूरा भर गया है, तो यहाँ पर जो है सेकंड पॉइंट कंप्लीट सॉल्व नहीं हो पाता, इसलिए मैंने जो है थर्ड पॉइंट बता दिया है। इस प्रकार से किया जाएगा। आप जो है इतना समझ लीजिए, बाकी मैं अगली वीडियो में सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट यही दोनों बचे हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो मैंने करवा दिया है,
सेकंड और थर्ड इन दोनों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे और वज्र गुणन विधि का प्रयोग हम करके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे। तो आप इन वीडियोस का अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस अपलोड करते रहें। और थोड़ा सा आप कमेंट्स भी करिए ताकि हमें भी लगे कि हमारी वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, ताकि हमें भी खुशी मिले आपके लिए काम करते हुए। तो इस प्रकार से जल्दी हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।